हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आफरीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो अभी मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा क्लास 12 के लिए, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सीबीएसई के लिए भी और झारखंड बोर्ड के लिए और अदर भी कम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप लोग देना चाहेंगे या पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बराबर होता है, मतलब कितने कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितने कूलाम के बराबर होता है। चलिए मैं आप लोगों को लाल वाला स्केल ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है, तो वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। हम लोग दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। 2 नंबर में देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, कहता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का। क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻19 कूलाम। कहता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व जो है वो संभव नहीं, यानी वो संभव है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है उस किस नियम से दिया जाता है। मतलब जो बल जो है लगता है, बल किस नियम से दिया जाता है वो हम लोग को जानना है। तो वो है कूलाम के नियम से दिया जाता है। स्थिर विद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है वो जो है किस नियम से दिया जाता है, वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। वो किस नियम से दिया जाता है, वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग जवाब जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल कहता है दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बीच का बल क्या हो जाएगा। यानी दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर देंगे तो बीच का बल क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी वो चौथाई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है 5वां नंबर का सवाल है एक कुलाम वह आवेश है। देखिए, एक कुलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है, बल लगाता है। तो उसका मान हम लोग को पूछा है, उसका मान क्या हो जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। प्लस में पावर जो है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए यहाँ माइनस में है तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। यानी दो चालकों के बीच जो है आवेश के वितरण से, आवेश के बंटवारे से होने वाली ऊर्जा की हानि किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विभवांतर के स्क्वायर पर हो जाएगा। विभवांतर के स्क्वायर पर, विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला 7वां नंबर का सवाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल है आवेश का ऐसे मात्रा। ये तो सबको जानते होंगे आप लोग, शुरू से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है, वो होता है कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, कूलाम सी, यानी कैपिटल सी से इसको डिनोटेट करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है आवेश के बीमा सूत्र क्या होगा। आप लोग 10वां में आवेश का बीमा सूत्र नहीं पढ़े होंगे, आवेश का सिर्फ ऐसा ही मात्रक आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पढ़ना आवेश का बीमा सूत्र क्या होता है, वो होता है एटी। क्या होता है, एटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आवेश का बीमा सूत्र क्या होता है, वो एटी होता है। दोनों कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैधता एप्सिलॉन नॉट होती है, क्या होती है। यानी एप्सिलॉन नॉट की परावैधता क्या होती है, वो मान पूछा हम लोग से, तो वो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा मान 8.854 इंटू 10⁻9 12 फेराड मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, फेराड मीटर इनवर्स। इसको हम लोग एफ बाय एम भी पढ़ सकते हैं, एफ बाय एम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एम जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा पावर में। ठीक है, 8.85 भी लिख सकते हैं, चलेगा। 8.854 भी लिखेंगे तो वो भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैधता यदि एप्सिलॉन नॉट की मान पूछे तो बताना है 8.854 इंटू 10⁻12 फेराड मीटर इनवर्स। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आप लोग समझदार हैं, आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को जो सवाल बता रहे हैं कुछ कुछ सवाल आप लोग जानते भी होंगे, और कितना विद्यार्थी तो पूरा सवाल जानते होंगे। ठीक है, पूरा पूरा जवाब जान रहे होंगे। तो अगला 10वां नंबर का सवाल चलते हैं। राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
न्यूटन, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल 11 नंबर का सवाल है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है, तो वो होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट के। क्या होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होती है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट के हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक हमसे पूछा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक हम लोग समझेंगे, तो वो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर का न्यूटन बटे कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलम, जिसको हम लोग एन सी इनवर्स भी बोल सकते हैं, एन बटे सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला नंबर 13 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर का है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा सूत्र क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा सूत्र क्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन। एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा इसका सही जवाब। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर अगला सवाल क्या हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगला सवाल 15 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, सॉरी 14 नंबर का, क्योंकि हम लोग 13 तक पढ़े, तो 13 के आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहता है कौन सही है। 14 नंबर का कहता है कौन सही है, तो देखेंगे पहले पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा कौन सही है। कहता है धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, ये हो जाएगा। देखते हैं, फिर अगला देखते हैं ये। ठीक है, अगला हो जाएगा धारा सदिश और धारा घनत्व अदिश है, ये नहीं होगा। धारा सदिश धारा घनत्व अदिश नहीं होगा, और दोनों सदिश, दोनों तो सदिश हो ही नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, धारा अदिश होगा और धारा का घनत्व जो होगा वो हो जाएगा आपका सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा जो है तो वो अदिश होगा और धारा का घनत्व जो होगा वो होगा सदिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल 15 नंबर का सवाल है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाएगी तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, इसका सही जवाब हो जाएगा 6% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6% हो जाएगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसको मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा। चलिए आप लोग अगला सवाल है, किस धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिक्षेप क्या होता है। किसी धातु का जो है ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिक्षेप क्या हो जाएगा, तो वो भी बढ़ेगा। किसी धातु का यदि प्रतिक्षेप ताप को बढ़ाएंगे उसका प्रतिक्षेप भी हमेशा बढ़ता चला जाएगा। अगला है, जब किसी आमप्पी को शांत किया जा सकता है। जब किसी आमप्पी को शांत किया जा सकता है तो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। आमप्पी को जब हम लोग उस मशीन को शांत करने का प्रयास करेंगे तो उसका मान हमेशा बढ़ता चला जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर का सवाल है, चुंबकीय बल क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक पूछे तो वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है या अच्छा लग रहा है पढ़ने में, या क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है इंपॉर्टेंट, तो आप लोग यदि नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि अपने दोस्त लोग होगा वो भी यदि एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में, तो उसको भी आप इसका लिंक जो है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियो के लिए आप लोग बने रहिएगा इसी चैनल पे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या हो जाता है। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है, वो घट जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होगा, वो घटते हैं। अगला सवाल है, लेंस का नियम संबंध है। लेंस का नियम किससे संबंध है, हम लोग को वो पढ़ना है। तो लेंस का नियम जो संबंध है वो ऊर्जा से संबंध है। किससे संबंध है? 21 नंबर का सवाल कहता है लेंस का नियम संबंध है, तो वो ऊर्जा से संबंध है, यानी किससे संबंध ये पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन कैसे मात्रक क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन कैसे मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, जिसको कि हम लोग एच से डिनोटेट किया करते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है एम स्क्वायर। क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका सही जवाब। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम मीटर स्क्वायर। अगला 24 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है वो हम लोग को पढ़ना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगा, वो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिया गया है, जो पूछा जाता है हर वक्त, हर बार लगभग पूछा जाता है। आप लोग जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा, 10 मिनट निकाल करके समय आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलते फिरते आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन का जमाना है। अगला 25 नंबर का देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक होता है, वेबर। क्या होता है? वेबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए आप लोग बता देंगे, डब्ल्यू और बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डब्ल्यू और बी भी लिखते हैं।
डब्ल्यू भी हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा वेबर, और इससे तो हिंदी में लिखा हुआ वेबर। अगला सवाल 26 नंबर का सवाल है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित रहता है? डायनेमो के जो है कार्य का सिद्धांत, देखिए डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित रहता है? जिसका सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। ये आप लोग 10वीं क्लास में ही पढ़े होंगे। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित रहता है? तो वो रहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित रहता है। अगला सवाल अभी जस्ट पढ़े हम लोग, अन्योन प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होगा? अन्योन प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होगा? वो उसका भी हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा हेनरी, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और भी आ गया। वैसे तो सब कोई सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ कहता है और गेट का बूलियन अलजेब्रा यानी बूलियन जो है व्यंजक क्या होगा? तो और गेट का हो जाएगा y बराबर a प्लस बी हो जाएगा। और गेट का क्या होगा? y बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है 29 नंबर का है, एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होगा? एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a/b बराबर y, a/b बराबर y हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, और गेट का बुलियन व्यंजक पूछे तो y बराबर a प्लस बी, और एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा पूछे, बुलियन व्यंजक पूछे तो वो हो जाएगा a/b बराबर y। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर का सवाल देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का जो आप लोगों को आंसर भी दिया जाएगा, और किसी को भी यदि आप लोग को चाहिए पीडीएफ चाहिए इसका पूरा फ्री में, पीडीएफ को कोई आप लोगों को फी नहीं लगेगा। तो फ्री में यदि आप लोग पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी दे दूंगा। उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के अनुसार मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और 30 नंबर का कहता है, नोर गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होगा? नोर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? नोर गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों लगभग सेम है। इसका हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ऊपर में ये लाइन आना चाहिए, ऊपर में लकीर होना चाहिए। ठीक, इसमें नहीं, दोनों में किसी एक में होना चाहिए। यदि इस पे दे दिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या इसमें दे देंगे तो ये हो जाएगा सही जवाब। किसी में एक लकीर ऊपर में होगा तो ये जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला सवाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवन किया जा सकता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवन किया जाता है पोलेराइट के द्वारा। किससे किया जाता है? पोलेराइट के द्वारा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर का क्या है? 33 नंबर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्फ्री श्रेणी। किसको हो जाएगा? हम्फ्री श्रेणी। अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर का क्या कहता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? क्या हो जाएगा? यहाँ आवृत भाग में नहीं पड़ती है, और यहाँ पे कहता है दृश्य भाग में पड़ती है। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बामर श्रेणी। किसमें का होता है? बामर श्रेणी में पड़ती है। अगला सवाल 35 नंबर का सवाल देख लेते हैं। हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? यानी हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो वो हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? 4.77 एंगस्ट्रॉन। अगला सवाल 36 नंबर का सवाल है, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है? लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है वो पढ़ना है। लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है संख्या परिवर्तन। क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन लेजर की क्रिया के लिए। अगला सवाल, सौर ऊर्जा का स्रोत है? क्या कहता है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो पढ़ना है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ न्यूक्लियर विखंडन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर विखंडन। 38 नंबर का सवाल देखते हैं। 38 नंबर का सवाल, इनमें कौन आवेश रहित कण है? कहता है इनमें कौन आवेश रहित कण है? 38 नंबर का जवाब जानना। 38 नंबर का हो जाएगा सी, अल्फा कण। क्या हो जाएगा? आवेश रहित कण क्या होगा? अल्फा कण होगा। अगला सवाल 39 नंबर का देख लेते हैं। बस आप लोगों को सिर्फ 40 क्वेश्चन बताऊंगा। 39 का, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या है? तो ये हो जाएगा mc² बराबर ई। क्या जाएगा? mc² बराबर ई। अगला 40 नंबर का सवाल, एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है? एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है? जिसमें ऊर्जा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन। यदि आप लोगों को किसी में भी डाउट है तो आप लोग हमें बेझिझक इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और इसका जवाब तुरंत पा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। आप लोगों को आंसर बता दिया गया है, 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का सी, 6 का बी, 7 का डी, 8 का ए, 9 का सी। इस तरह का आप लोग देख सकते हैं। 40 तक का जो पढ़ाया अभी हम, उसका आंसर शीट भी यहाँ तैयार है। आप लोगों को यदि आंसर शीट भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। और यदि आप लोगों को इसका सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
और आप लोगों को PDF प्राप्त हो जाएगी। ये मोबाइल नंबर है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और भी अच्छे से पढ़ने के लिए और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और हम आप लोगों के लिए बहुत ही सेवा देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से।